बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे हैं, वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं और वायरस की स्टडी जो है हम कर रहे थे। और वायरस की स्टडी में हमारे पास अभी तक जो हमने स्टडी किया कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वायरस की डिस्कवरी क्या है और वायरस जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इस पर आप लोगों ने होमवर्क भी किए हैं माशाल्लाह। और वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपके सामने आ रही हैं। ठीक है जनाब। अच्छा देखिए, इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, वायरस इज अ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट किसे कहते हैं? कि ऑब्लिगेट लफ्ज हम वहां इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैथोजन के लिए, क्योंकि देखिए साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और रिसर्च जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया पर रिसर्च करेंगे तो बैक्टीरिया पर रिसर्च करना आसान है एज कम्पेयर टू वायरस। उसकी वजह क्या है कि बैक्टीरिया को आप आर्टिफिशियल मीडिया यानी कि लैब के अंदर किसी और मीडिया में कुछ केमिकल्स में कुछ और प्रोसेस के जरिए ग्रो करा सकते हैं, ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो ग्रो कर जाएंगे और अपना रिस्पॉन्स भी दे देंगे, अपनी रिप्रोडक्शन भी कर लेंगे, अपने बेबीज भी बॉर्न कर लेंगे, अपना इन्फेक्शन भी शो कर देंगे। लेकिन वायरस के हवाले से क्या कहता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब उसे कहते हैं जिसको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली प्रोपोगेट नहीं कर सकते। मतलब उसको बाकायदा कोई होस्ट दिया जाएगा, यानी बाकायदा उसको जिंदा जिस्म दिया जाएगा। अब वो चाहे कीड़े मकोड़े का हो, इंसान का हो, जानवर का हो। इसलिए आप देखिए मोस्टली जो जीन के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैट्स, आइस, चूहों पर होते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे। तो होता ये है कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है और इसको लिविंग टिश्यू मिलना जरूरी है। अगर इसको लिविंग टिश्यू मिलेगा तो प्रोपोगेट करेगा, अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, साइकिल चलाएगा, लाइटिक या लाइसोजेनिक, और फिर अपने बेबीज को बॉर्न करेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर इसको लिविंग सेल नहीं मिलेगा, टिश्यू नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप को रिस्पॉन्स ही एक्टिव ही नहीं होगा। तो इसलिए वायरस के ऊपर मसला ये है कि जैसे अगर भी वैक्सीनेशन बन भी जाती है कोरोना की, तो इसको पता है किस पे ट्राई करना पड़ेगा? पहले तो मंकीज होते हैं ना, बंदर, उन पे ट्राई करना पड़ेगा कि बंदर को पहले वैक्सीनेशन लगेगी, ठीक है, फिर उसको कोरोना वायरस ट्रांसफर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उस मंकी पे वो कोरोना वायरस असर करता है या नहीं करता। ठीक है, तो एक मूवी अगर आपने देखी हो कॉन्टेजिन, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये पूरी जो है कोरोना एक प्री प्लान है, और उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, 2009 में बनी है, आई थिंक सो 2009 या 11 में। कॉन्टेजिन है ठीक, हाँ कॉन्टेजिन डिजीज है, कॉन्टेजिन मूवी है, देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, पूरी मूवी देखने में आपको टाइम लग जाएगा। तो उसके अंदर जब वो आखिर में एक लेडी डॉक्टर जब वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती है, तो वो वैक्सीन लास्ट बंदरों पे वो इस्तेमाल करते लेते हैं, बंदर मरते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भी वैक्सीन नहीं बनी, उस वायरस को कंट्रोल वो नहीं कर रही थी। लेकिन एक दफा मेहनत के बाद एक वैक्सीन बन के सामने आती है, वो देती है, तो वो बंदरों को कुछ नहीं होता, यानी 4, 5, 10 दिन में बंदरों पे कोई सिम्टम नहीं आता। अब मसला रह जाता है कि उस वायरस को बनाया गया, यानी कि उस वैक्सीन को बनाया गया इंसानों के लिए, तो ट्राई किस पे करनी है? इंसान पर। आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा बंदा होगा, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा बंदा होगा कि जब पहले जिसको वैक्सीन लगाए और फिर उस पर कोरोना वायरस ट्रांसफर करें? ऐसा बंदा कोई अपने आप को करने देगा? नहीं करने देगा कोई। क्यों? क्योंकि उसे ये डर होगा, पता नहीं बंदर पे तो काम किया इस वैक्सीन ने, मुझ पे करे ना करे, ऐसा ना हो मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं। तो उस मूवी के अंदर ये डॉक्टर ये बड़ा काम करती है। वो क्या करती है, अब उसके वालिद उस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं सीवियरली, खुद को वैक्सीन लगाती है, खुद को वैक्सीन लगाती है, डॉक्टर के हमने वालिद साहब के पास जाती है, और वहां पर वो बहुत देर तक बैठ के मास्क वास्क उतार के बाबा से बिल्कुल हाथ वाथ मिला के गले मिल के बात करती है अपने, यानी कि 100% अपने आप को अपना वायरस ट्रांसफर करती है अपने वालिद साहब से अपने अंदर, और वो टेस्ट करती है, वो पॉजिटिव आती है कि उसके अंदर ये वायरस मौजूद है, लेकिन वो वैक्सीन उस पर काम करती है और उसको इन्फेक्ट होने नहीं देती। इसका मतलब उसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मतलब उसको लिविंग टिश्यू चाहिए,
अगर लेटेंट टिश्यू नहीं मिलेंगे तो हम उसको आर्टिफिशियली लैब में ग्रो करके उसका एक्सपेरिमेंट उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे लिविंग का हो। तो ये दैट इज अ वेरी सीवियर टास्क। जब भी हम जो इन डॉक्टरों को सलाम कर रहे होते हैं या रिसर्चर्स को और इन इंटेलेक्चुअलिस्ट जो होते हैं, तो ये दुनिया में वाकई बड़ा काम करते हैं और अपनी जान पे खेल के काम करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। बेटा अपने माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अपने। अच्छा जनाब, अब स्ट्रक्चर पर भी बात हो गई हमारे कि न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका कैप्सिड होता है, इसका हेड कहलाता है। इसका हेड जो है वो कैप्सोमियर से मिलके बनता है। ठीक है, जो जो हाईलाइट करता जा रहा हूँ जरा इसको देखते जाएं। ठीक है, नाम इसका शुरू में वायरॉन रखा गया, वायरॉन मतलब जहर, डीएनए लगता है, कैप्सोमियर्स है। ठीक है जनाब, और अब जैसे हर्पीस वायरस एक नाम दे दिया, ये एडिनो वायरस, यानी कि दे आर द कैटेगरीज ऑफ द वायरस, दे आर द हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड, यानी जो उसका हेड है जिसके अंदर इसका आरएनए या डीएनए रखा हुआ है। जैसे आपने वो बनाया है ना हमने टोबैको मोज़ेक वायरस, सारे कैप्सोमियर्स है, कैप्सिड है और उसके अंदर आरएनए डीएनए। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए, होमवर्क करते रहेंगे, आपने अपने हाथ से डायग्राम्स बनाई होंगी, आपने सब कुछ अपने हाथ से करा होगा, तो आपको जो हम आगे गुफ्तगू करेंगे वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर जैसे आपने टोबैको मोज़ेक वायरस की तस्वीर बनाई है, डायग्राम बनाई, तो जिसने बनाई होगी फौरन अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, तो जो जितना काम करेगा उतना पाएगा। आगे देखिए जनाब, इनवेलप जो उसका है, जिसका कवरिंग होती है आउटर मोस्ट, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में है, किसी में होती है किसी में नहीं होती, जरूरी नहीं है कि सब में हो। ये ओवरऑल पार्ट्स बता रहा है। अब देखिए एक लफ्ज आ रहा है, दे आर द IOSAHEDERAL, हेड्रल, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल की मीनिंग, महेश बेटा अपना मोबाइल अपना आपकी महेश बेटा अपना वॉइस बंद करें, कैमरा अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा, लफ्ज लिखा है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल जो डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पर तो उन्होंने लिख दिया कि हैविंग 20 फेसेस। 20 फेसेस से मुराद यहाँ पर ये है कि जैसे आपने टोबैको मोज़ेक वायरस बनाया है TMV, उसके ऊपर आपने छोटे छोटे से गोल गोल बनाया ना बहुत सारे, जिससे मिलके पूरा उसका हेड बना है। तो ये छोटे छोटे से बनाए, दे आर नोन एज द कैप्सोमियर्स, जो ऊपर उसका जिक्र आ चुका है कैप्सोमियर्स का। देखें ये लिखा हुआ, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ कैप्सोमियर्स। यानी इस कैप्सोमियर से, नवीद साहब अपना माइक बंद करें, डिस्टर्बेंस हो रही है। ये कैप्सोमियर्स जितने भी राउंड राउंड ही कैप्सोमियर्स कहलाते हैं। जब ऐसे 200 कैप्सोमियर्स आपस में मिलते हैं और एक हेड बनाते हैं, कितने 200 कैप्सोमियर्स मिलते हैं और एक हेड बनाते हैं, दैट इज नॉन एज द आइकोसाहेड्रल वायरसेस। और ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है वायरस की, यानी कि 200 कैप्सोमियर्स रखने वाले वायरस। ठीक है ना। आगे इन्होंने एक और शेप बता दिए, हेलिकल मतलब घूमे फिरे जो स्पाइरल टाइप होता है। ठीक है, दूसरा रॉड शेप, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लंबे रॉड शेप, मतलब डंडी की तरह या स्टिक की तरह सीधे। ठीक है, इस तरह आगे हम चलते हैं। तो ये इसके सारे शेप्स आ गए। देखिए जनाब आपके पास शेप्स आ गए बहुत सारे। अब इसमें बहुत मतलब नाम है, वैक्सीनिया वायरस, पैरामेक्सो वायरसेस जो हमारे पास चिकन पॉक्स, मम्प्स इस तरह की डिजीज करते हैं। हर्पीज वायरस देखिए ये रहा। ठीक है, ये हर्पीज वायरस जो है मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, दोबारा बता देता हूँ कि हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है और ये बॉडी के किसी एक पोर्शन पे इन्फेक्ट करता है और बिल्कुल अपोजिट, जैसे चेस्ट के फ्रंट पे इन्फेक्ट करेगा या इन्फेक्शन करेगा, तो बिल्कुल चेस्ट के बैक पर यानी कमर के साइड पे, बैक साइड के ऊपर पूरा एक रेड साइन बना हुआ क्रॉस में, और ऐसा लगेगा जैसे कि लोहे या खंजर गड़ा हुआ सीधा सीधा। बहुत तकलीफ दे अमल होता है इसका। लेकिन वही वाली वायरस की बात की, 7 से 10 दिन 14 दिन में इम्यून सिस्टम अपना रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है इस किसी भी नए वायरस के खिलाफ, और फिर उसको एक्टिव, नए बेबीज को उसको एक्टिव होने नहीं देता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वायरस एक्टिव इसकी डीएक्टिव होता है, इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कल मारिज ने भी क्वेश्चन किया था, ठीक है बेटा, मारिज ने भी क्वेश्चन किया था कि सर ये जाते कैसे, बट इस बार दूसरा हमजा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि सर फिर अगर ये बॉडी से बाहर चला जाता है तो फिर कुछ लोगों को 12-12 महीने नजला रहता है, जुकाम रहता है, ये भी तो वायरल इन्फेक्शन है, तो वो जाता क्यों नहीं?
बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका कि सर अगर चला जाता है तो फिर नजले भी खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन नजला तो खत्म ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को तो मुस्तकिल रहता है एलर्जिकल नजला जो होता है, और तभी वायरस है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि जनाब इन्फ्लुएंजा के हमारे सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है मोर देन 200 डिफरेंट वायरसेस। जब 200 से ज्यादा डिफरेंट वायरसेस हैं, और याद रखें कि जो स्मॉल जीनोमेस्ट वायरस है जो सबसे कम जीन रखता है वो 4 जीन रखता है, 4 जीन, और जो बड़े से बड़ा वायरस अपने जीनोम रखता है, देखिए वायरस की बड़ा छोटा मतलब हाउ मच इट हैज कंटेन द जीनोम। तो हेवीएस्ट वायरस 200 टू सेवरल 100 जीन्स रख सकता है। तो जिसके पास जितनी जीनोम्स होंगे उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत उतनी ज्यादा होगी। तो जब इन्फ्लुएंजा के 200 से ज्यादा वायरसेस हैं, तो होता क्या है कि कोई वायरस आता है, हमें लगता है, हमें नज़ला जुकाम करता है, उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, ठीक है, जब वो दोबारा आएगा तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब दूसरे किस्म का वायरस आया है नजले का ही, उसकी जीन रेजिस्टेंस नहीं है, वो आपको नजला करेगा, अब उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, फिर दूसरे किस्म का कोई आ जाएगा, क्योंकि 200 डिफरेंट वायरसेस हैं, इतने सारों की बॉडी में जीन रेजिस्टेंस एक साथ पैदा नहीं होती, पहली बात। दूसरा, कभी हमें 200 में से कोई सा नजले का वायरस लगता है, कभी कोई सा लगता है, कभी हम 1-1.5 घंटे में नजला सही होता है, कभी 2 घंटे में, कभी 3-3 दिन तक में नजला चलता है। तो क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ द वायरसेस है, इसलिए हमें कभी कोई सा वायरस लगता है तो हमें नजले का आला जुकाम या वायरस लगे रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑरफ वायरस, ORF वायरस, ये थोड़ा सा स्पाइरल स्प्रिंग लाइक शेप के अंदर है। और चाहिए जनाब ये रैप्डो वायरस, रैप्डो वायरस किसे कहते हैं जनाब? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए सीधे सीधे लकड़ी जैसे डंडी जैसा स्ट्रक्चर। वी आर स्टडीइंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरसेस, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। वी आर, यानी कि आप इस वक्त यूं समझ लें कि हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, उसकी शक्ल और सूरत के बनावट के हिसाब से, साख्त के हिसाब से। वायरस की क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, बनावट, साख्त जो हम बात कर रहे हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, कि वो RNA रखता है या DNA रखता है, डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, जीनोम कितने हैं उसके अंदर, उसका साइज कितना है, ठीक है ना। तो 2 बेसिस के ऊपर वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, दूसरी बेसिस कौन सी है उसकी, बेस कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। ई में आ गया रैप्डोवायरसेस, F T इवन टेलियोफेज, देखिए भैया लफ्ज आ गया वही फेज, PHAG, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस का। हमने जब बैक्टीरियोफेज वायरस एक नाम दे दिया, बेसिकली फेज जो है PHAG, ये पूरा एक कैटेगरी है, और उसके अंदर तकरीबन सबके शेप ऐसे होते हैं, और जो ये फेजिस वायरस होते हैं, दे आर द हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेनिंग, यानी सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फेजिस वायरस का, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस, ये T इवन वायरस आपके सामने, ठीक है जनाब। इसके बाद दूसरा देखिए जी, अच्छा बैक्टीरियोफेज वायरस को बड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, है टेल फाइबर डायग्राम भी माशाल्लाह आप सबने बनाई, तस्वीरें बनाई, उसको लेबलिंग भी किया आपने, और बैक्टीरियोफेज वायरस के लाइफ साइकिल में आपने लाइटिक में इसी बैक्टीरिया की डायग्राम भी बनाई है और पढ़ी है। चलो आगे चलते हैं जनाब जी। फिक्शियस टेल्ड फेज, अब देखिए कुछ की शक्ल फेज जैसी ही है, हेड देख लीजिए इसका, दोनों एक जैसे, इसलिए इसको ये फेज दिया गया। अच्छा तेल को हम कहते हैं लैम्बडा वायरस, LAMBDA, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं साइन आप, लैम्बडा वायरस, ये वर्ड फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है जनाब। तो इसके पास क्या होता है, दे आर, इनके पास टेल नहीं होती, ठीक है ना, देयर एब्सेंट इज टेल इज एब्सेंट। अच्छा आगे जनाब आई में ये आगे जनाब देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस, जो मैं अभी आपको बता रहा था, दे हैव द मोर देन 200 डिफरेंट कैटेगरीज, वैरायटीज इन्फ्लुएंजा वायरस की, नजले की जो बात करके आए। देखिए पोलियोमा वायरसेस, अब पोलियोमा वायरसेस यकीनन ये पोलियोलाइटिस जो है डिजीज बच्चों के अंदर होती है, हड्डियों की वजह से, जो 5 साल से पहले वैक्सीन पिलाते हैं आपको, अब जैसे इसकी वैक्सीन बनी हुई है पोलियो की, ठीक है ना, हम बच्चों को वैक्सीन पिला देते हैं, बच्चे के पास अब खुदा ना खासा पोलियो का वायरस आ भी जाएगा तो कोई असर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका तोड़ ऑलरेडी बॉडी में गया हुआ है, वो बैक्टीरिया या वो जो चीज इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीन में डाल दिए गए हैं,
जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद आपको रिसर्च प्रोसेस भी समझाएंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये चीजें डिस्कवर होती हैं, किस तरीके से भी कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के ऊपर जो है वो सारी रिसर्च चल रही है। रिसर्च कैसे होती है इंशाल्लाह ये भी आपसे डिस्कस सर सर जी बेटा बोलिए बेटा। सर ये पोलियो वायरस जो है ये जब हो जाता है तो ये सारी जिंदगी यानी एक बंदा बीमार हो जाता है, पोलियो हो जाता है उसे अगर हो गया, हाँ इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनता 14 या 21 दिनों में? वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया। इसका मतलब यू आर लिसनिंग बड़ी वेरी केयरफुली, मुझे खुशी हुई। देखिए जनाब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात करी आपने कि जनाब फिर पोलियो वायरस बॉडी से क्यों नहीं चला जाता, ऐसा क्या मसला है? ठीक है जनाब, देखिए वायरस बॉडी में जब जाता है तो वो प्रॉब्लम काज करता है, ठीक है। और जो भी इसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि मुराद अली शाह के बहनोई का इंतकाल हुआ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा जवाब मिल सर जाएगा आपको, सबको पता है। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव था, 7 या 8 या 12 दिन उसको इलाज हुआ, कोरोना उसकी बॉडी से निकल गया, 2 दिन तक उसका टेस्ट हुआ, ही वाज द कोरोना नेगेटिव, उसके अंदर कोरोना नहीं था। लेकिन बताया क्या गया क्योंकि कोरोना उसके लंग्स को डैमेज कर चुका था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। अब कोरोना नहीं था उसकी बॉडी में, लेकिन कोरोना ने जो प्रॉब्लम उसकी बॉडी में कर दी थी, इन्फेक्शन कह लें, बल्कि डिफेक्ट कह लें, इन्फेक्शन थोड़ी, अब तो डिफेक्ट हो गया था बॉडी के अंदर लंग्स का, उसकी वजह से मर गया, हालांकि वायरस बॉडी से जा चुका था। इसी तरीके से अगर पोलियो वायरस बच्चे के हड्डियों में चला जाता है 5 साल से पहले पहले, तो अगर उसकी बॉडी में जाने के बाद वो उसकी बॉडी के बोन को मोड़ देता है, रिकेट्स कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है, और जब उसकी बोन खराब हो जाती है, अब भले वायरस चला जाए लेकिन वो अपना काम कर गया, अब वो हड्डी मुड़ी रहेगी, ऑपरेशन के साथ सीधी हो जाए या टांग चेंज करी जाए वो अलग बात है, क्योंकि वायरस ने जो प्रॉब्लम, अब वायरस नहीं है उसकी बॉडी में, चला गया। उस बच्चे का टेस्ट कराएंगे ना पोलियो वायरस का, तो उसमें नहीं आएगा। बहुत सारे बड़े भी हो जाते, सब बड़े हो जाते हैं, बच्चों जवान हो जाते हैं, लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनका आप टेस्ट कराएं, वो कभी भी टेस्ट उनका पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हो गई उसको, और वो प्रॉब्लम जिंदगी भर रह सकती है, उसको ऑपरेशन के जरिए किसी और तरीके से ठीक करें। ठीक है बेटा, बात समझ में बेटा? जी सर आगे। अच्छा वेरी गुड सर ये कोरोना वायरस 5 साल के बाद क्यों नहीं लगता? हाँ ये भी चला, अच्छा क्वेश्चन किया, वेरी गुड। देखिए मैंने बार बार समझाया आपको, और दोबारा अच्छा अल्लाह क्वेश्चन करना अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। देखिए हर वायरस की एक खास कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में वो काम करता है। इंशाल्लाह जैसे ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, कोरोना की इंटेंसिटी में, शिद्दत में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर कोरोना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अभी तक की जो इसकी प्रॉपर्टीज पता लगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, ठीक है ना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि गर्मी हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पता नहीं कितने कोरोना पॉजिटिव घूम रहे हैं, लेकिन किसी की टेस्टिंग ही नहीं हुई अब तक। टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना कौन कितना, अब टेस्टिंग शुरू हुई है तो पता लगना शुरू हो गया। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पोलियो वायरस है वो सॉफ्ट बोन पे अटैक करता है, बिल्कुल सॉफ्ट, और बच्चे की बोन्स बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। और सॉफ्ट बोन उसकी 4.5 साल तक का जो अरसा है, 4.6 मंथ, 4 ईयर 6 मंथ तक का, उसमें हड्डियां सॉफ्ट हार्ड होना शुरू हो जाती है, और 5 ईयर्स तक हड्डियां पूरी सॉलिड हो जाती है, और सॉलिड बोन्स के ऊपर पोलियोमिलेटस का वायरस असर नहीं करता, उसकी कंडीशन ही खत्म हो जाती है, मतलब उस कंडीशन के ऊपर अपने आप को इन्फेक्शन आने के, उसका एक्शन का टाइम खत्म हो चुका होता है, हार्ड बोन पे वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए 5 साल बाद वो कुछ नहीं है, 5 साल का आपकी उम्र कितनी है बच्चे की, 5 साल बाद, ठीक है, अब लाने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई, समझ में आई हमसे बात? हमसे बेटा बात समझ में आई? सर जो हम बड़े होते हैं हमारे अंदर भी कुछ, नवीद साहब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, और जो ना आप माइक बंद कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा है। हमसे बेटा आप पता नहीं, आपकी आवाज से क्लियर नहीं आ रही एकदम। अच्छा चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, इस लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज यानी कि हाउ द बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस देयर बेबीज, ठीक है ना।
वो बैक्टीरियोफेज के पहले आपने उसको इसने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। जी सर समझ आ गई। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा कैप्सिड बिल्कुल वही देखें, कैप्सिड इसका हेड और यानी जिसको हम एनवेलप भी कह देते हैं। अरे कुछ कह रही है बेटा? जी सर। आप कुछ कह रही हैं बेटा? नो सर। अच्छा अच्छा सुनिए, कैप्सिड यानी कि ये हेड और ये उसका न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो रेड कलर का घूम रहा है ये उसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए आ रहा है, ठीक है। उसका कॉलर है, कॉलर के ऊपर शीट है और ये टेल है और टेल फाइबर्स, टेल है और फिर टेल फाइबर्स है। टेल फाइबर्स जिसकी वजह से ये बैठता है किसी भी अपने होस्ट पर जाके, जैसे हमने आपको लैक्टिक साइकिल में दिखाया था। और ये उसकी बेस प्लेट है, मतलब ये पूरा बैक्टीरियोफेज वायरस की आपके सामने शक्ल मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है जनाब, हम पढ़ चुके हैं, अटैचमेंट करता है होस्ट के ऊपर, ठीक है ना। रिसेप्टर साइट मतलब जहां से इसने अपना जीनोम इंसर्ट करना है बैक्टीरिया में, पेनिट्रेट करता है उसके अंदर, पेनिट्रेट मतलब इंसर्ट कर देता है अपना जीन, अपनी जीन किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और देखिए लाइसोजाइम एंजाइम जब अपना काम करता है, लाइसोजाइम एंजाइम टू डिसॉल्व द पोर्शन ऑफ द, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के वायरस के ऊपर बैक्टीरिया पर जब बैक्टीरियोफेज आके बैठेगा उसकी बॉडी में उसको सुराख करना है, ड्रिल करना है। नवीद हुसैन साहब अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा, मैं अभी, ठीक है ना। तो ये आके बैठता है इसके ऊपर और उसको थ्रेश होल, एक सुराख करेगा ड्रिल की तरफ इसकी बैक्टीरिया की इस वॉल में। तो बैक्टीरिया में वॉल में सुराख करने के लिए भी कौन सा एंजाइम यूज करता है, देखें ये लिखा हुआ लाइसोजाइम, जो कि डिसॉल्व करता है पोर्शन किसका, बैक्टीरिया सेल वॉल का, ताकि डिसॉल्व करे और सुराख बन जाए और अपना जीनोम पूरा बैक्टीरिया फेज अंदर नहीं घुसता, जैसे आप लोग माशाल्लाह डायग्राम बना चुके हैं, ये तो हम कर भी चुके, ठीक है जनाब। और फिर बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी को कंट्रोल करता है सब कुछ। और आज देखें ये लफ्ज लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग मतलब अपने नंबर ऑफ बेबीज बनाना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाना। और 25 मिनट में कितना, अबाउट 25 मिनट्स इनिशियल इन्फेक्शन, सिर्फ अपना जीनोम इंसर्ट करने से लेकर 25 मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 200 नए बेबीज बना लेता है, 200 नए बच्चे बना लेता है कितने मिनट में, जस्ट 25 मिनट्स में। यानी बैक्टीरिया की डेथ भी हो जाए, वायरस की डेथ, बैक्टीरिया की डेथ भी हो जाएगी, वायरस के बच्चे भी बन जाएंगे, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है दिस साइकिल इज नोन एज द लाइटिक साइकिल, और लाइटिक को आल्सो नोन एज द वायरुलेंट साइकिल। वायरुलेंट क्यों कहते हैं जनाब, क्योंकि जितने भी 200 बेबीज बनेंगे, फेजेस बनेंगे वायरस के, ये दोबारा से बीमारी काज करने के अहल है, यानी कि पैथोजन है, खतरनाक है दूसरे बैक्टीरिया के लिए, ठीक है ना। आप देखिए जी बेटा वरिशा। सर जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वायरस अपने आप को वायरस से बचा सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम भी तो देखिए हमारे पास भी डिफेंसिव सिस्टम है, इस तरह अल्लाह ने हर ऑर्गेनिज्म में डिफेंसिव सिस्टम रखा है, लेकिन हम भी तो बीमार पड़ जाते हैं कि जब कोई पैथोजन हमारे डिफेंसिव सिस्टम को क्रॉस करके हमको, यानी कि स्किन एक डिफेंसिव सिस्टम है हमारा, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जिसको हम कहते हैं, ब्लड के साथ होता है। लेकिन जब ये दोनों चीजें किसी भी वजह से नाकाम हो जाती हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर दफा बैक्टीरिया वायरस आता है और कामयाब हो जाता है। जब बैक्टीरिया कभी वीक होता है या उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ होता है, ठीक है ना, इनएक्ट यानी कि या फिर कमजोर होगा डाइट के हवाले से या किसी और हवाले से, तब इसका जो है ना वो हमला या इन्वेड काम करेगा, ठीक है ना, तब ये करेगा। अब जैसे देखिए लैंडिंग, पहला स्टेप लिखा हुआ है लैंडिंग, बैठेगा, अटैचमेंट अपने आप को जोड़ेगा, ठीक है, किससे, बैक्टीरियल सेल वॉल से, और फिर टेल कंस्ट्रक्शन, अपने टेल को अपने अंदर आने जो होलो स्पाइक है वो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर डालेगा, ठीक है। और पेनिट्रेशन एंड अप लैगिंग, यानी जब वो इंसर्ट करेगा तो अप लैगिंग, जैसे उठने के लिए नीचे प्रेशर लगाते हैं ना, उसको कहते हैं अप लैगिंग। जैसे हम कुर्सी से उठते हैं तो नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, तो जैसे ही प्रेस करता है अपने आप को एक्टिव कंडीशन में, तो क्या कहते हैं, डीएनए इंजेक्शन,
जैसे कि हम सिरिंज को इंजेक्ट करते हैं तो लिक्विड जो होता है, इंजेक्शन जो होता है वो बॉडी में चला जाता है सिरिंज के जरिए से। इस तरह ये सारे स्टेप्स इसने बता दिए कि किस तरीके से ये सारा काम करता है। और ये जो तस्वीर अब आपको ब्लैंक नजर आ रही है, ये बिल्कुल वही है जो आप लाइटिक साइकिल के अंदर बना चुके हैं। ठीक है ना जनाब? आप जो है लाइटिक साइकिल के अंदर, हाँ देखिए ये पीछे देखिए ये एक और डायग्राम है, इसको जरा और से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना जनाब? स्टार्ट, देखिए ये आके अटैच हुआ और ये एंगल्फर के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद देखिए अब ये क्या प्रोसेस करेगा अपना। ठीक है, अरे इसने यहाँ पर हमको सिर्फ अटैचमेंट बताइए कि किस तरीके से वायरस आता है। ये जो ब्लू ब्लू वाले पूरे स्केल हाईलाइटेड है, ये इसकी क्या है? बैक्टीरियल वॉल है। ठीक है, अब देखिए फौरन समझिए जरा बात को कि जैसे ही वायरस बाहर से आ रहा है तो जो ये पर्पल लगे हुए बहुत सारे, यही इसका बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है। ये कोशिश करता है रोकने की वायरस को, लेकिन नहीं रोक पाता, वीकनेस की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से। तो फौरन जब ये अंदर जाता है तो अपने बैक्टीरियल सेल वॉल को उसने लाइसोजाइम के जरिए से फॉलो किया और पूरा अपना डीएनए जो था वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। इन्वेलप सब बाहर है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ ये स्टेप समझाया है कि हाउ द वायरस न्यूक्लिक एसिड गेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है ना? डॉकिंग, लेकिन नीचे लिखा हुआ है डॉकिंग या एब्जॉर्प्शन, फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स। किसकी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, अपना बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन और वायरस के एनवेलप की मेम्ब्रेन, वो मिल लिए और बैक्टीरिया खुलता है और वायरस उसके अंदर चला जाता है। तो इसने यहाँ फर्स्ट स्टेप यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। और इसके बाद जो ये साइकिल चलेगी वो हमारे पास ये वाली साइकिल है, सेम दिस वन। इस साइकिल को जरा दोबारा और से देख लो कि नीचे बैक्टीरिया है, ऊपर वायरस है, वायरस ने इन्वेड किया, थ्रेशोल्ड किया, अपना जीन इंसर्ट किया, देखिए रेड जीन इंसर्ट की, उसने फौरन बैक्टीरिया कंट्रोल किया, अपने उसके बॉडी पार्ट से, उसके मटेरियल से अपने बॉडी पार्ट्स बनाए, हेड, टेल फाइबर्स, उनको सबको मिलाया, फिर दोबारा लाइसोजाइम एंजाइम बनाया, बैक्टीरिया की सेल वॉल फाड़ी और बाहर निकल गया। ठीक है ना? तो बड़े वाज़ेह तौर पे आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाउ द वायरस वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ देयर बेबीज इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म। अभी बैक्टीरिया की एग्जांपल हमारे सामने है तो हम बात इसकी इस वक्त बैक्टीरिया की करें। ठीक है ना? ये सारी डायग्राम्स आपको शो हो रही थी? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब वो तो थी एनिमेटेड। जी सर। वो डायग्राम थी एनिमेटेड। अब ये डायग्राम है आपके पास प्लेन डायग्राम, जैसे आप अपने उसमें बनाते हैं। ठीक है जनाब? तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है जनाब, देखिए ये लिखा हुआ 1 और 2, ये येलो वाली पिक्चर शो हो रही है। देखिए बेटा 5 मिनट रह गए सिर्फ, मैं तेजी से समझा रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा। ये 1 और 2 डायग्राम के अंदर वायरस ऊपर से आया, इसने अपना जीनोम इंसर्ट किया, बैक्टीरिया के अंदर जीनोम किया, उसने बैक्टीरिया पे कंट्रोल किया और अपने अपनी जीन बनाने शुरू करी बैक्टीरिया का मटेरियल इस्तेमाल करके। देखें ये काम चलता रहता है। ठीक है, फिर अगला, मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? यस सर। अच्छा, तो ये अभी ऊपर गया, उसने मजीद प्रोपोगेट किया। देखिए मैच्योरेशन, अब बैक्टीरिया के अंदर वायरस अपना काम कर रहा है, बैक्टीरिया को कुछ भी करने नहीं दे रहा। ठीक है, और अल्टीमेटली उसने क्या किया, फेजेस बना दिए, अपने बच्चे बना दिए, और बनाने के बाद फौरन उसने क्या किया, लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस किया और बैक्टीरियल सेल वॉल को फाड़ दिया और बेबीज बाहर निकाल दिए। जब बेबीज बाहर निकाल दिए तो वो बेबीज उसमें से कोई भी एक या सारे दोबारा नए बैक्टीरिया को पकड़ रहे हैं। क्यों? वायरोलेंट है, और दैट इज नोन एज द लाइटिक साइकिल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साथ साथ लाइसोजेनिक साइकिल। बहुत छोटी सी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सुनते रहे बेटा, मुझे खत्म करना है इसको। लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया की डेथ हो गई, देखें यहाँ पर बैक्टीरिया की डेथ हो गई। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, क्यों उसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, बैक्टीरिया में वायरस का जीन प्रोपोगेट करता रहेगा, बैक्टीरिया भी प्रोपोगेट करता रहेगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं।
बैक्टीरिया की कॉलोनी भी चलती रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये फर्स्ट स्टेप, बैक्टीरिया वायरस आया, बैक्टीरिया पे आया, बैक्टीरिया में जीनोम इंसर्ट हुआ। अब देखिए नीचे आ जाए, ये दूसरी डायग्राम, ये आ गई। इसके बाद देखें ये आ गया, राइट हैंड साइड पर आ जाए, नीचे आ जाएगा डायग्राम, ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब लाइजोजेनिक की, जिसमें बैक्टीरिया की डेथ, यानी होस्ट जो बैक्टीरिया उसकी डेथ नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए वायरस का जीनोम भी प्रोपोगेट कर रहा है और बैक्टीरिया का जीनोम भी प्रोपोगेट कर रहा है। इसका मतलब है कि वायरस ने अब बैक्टीरिया पे फुली कंट्रोल नहीं किया, वायरस ने बैक्टीरिया पे हाफ कंट्रोल किया, आधा कंट्रोल किया। आधा मतलब अपना काम भी कर रहा है, बैक्टीरिया को भी काम करने दे रहा है। जबकि लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया को पूरा कंट्रोल कर लिया था, कुछ नहीं करने दे रहा, और 25 मिनट में उसकी डेथ करके अपने बेबी से बॉन्ड कर दिए। यहाँ जैसे नीचे आया, यहाँ पर वायरस का जीनोम भी है, बैक्टीरिया का जीनोम भी है। अब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन मतलब बैक्टीरिया अपने सेल डिवीजन करेगा। जब सेल डिवीजन करेगा तो अपने सेल वाले 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे करके 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो जब वो 2 में डिवाइड होकर अपने बेबी बनाएगा, तो इस बेबी के अंदर भी वायरस का जीन मौजूद है, इस बेबी में भी वायरस की जीन मौजूद है। बेबी बैक्टीरिया का है, लेकिन दोनों में वायरस की जीन मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके जो पेरेंट बैक्टीरिया था उसको वायरस ने अपने जीन डाल के इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन वायरस ने आधा कंट्रोल किया है, बैक्टीरिया अपनी साइकिल चलाता रहेगा। इस तरह होता क्या रहेगा, देखिए लिखा हुआ है इनडेफिनेट सेल डिवीजन। इनडेफिनेट सेल डिवीजन मतलब इस तरह बैक्टीरिया जो ये 2 बड़े हुए हैं, 2 निकले अलग हुए हैं, दोनों में वायरस की जीन भी है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब ये दोबारा से डिवाइड करेगा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया बन जाएंगे, लेकिन सब के अंदर वायरस की जीन मौजूद होगी, क्योंकि वायरस की जीन भी अपने आप को कॉपी कर करके तमाम बैक्टीरिया की कॉलोनी में डाल रही है। ठीक है, तो यहां तक बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, इसलिए इसको लाइसोजेनिक कहते हैं, और बल्क क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया इसके अंदर इन्फेक्ट होता है। ठीक है, अब जब बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस या जीन एक्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया वायरस, फौरन क्या होगा कि ये लाइसोजेनिक टर्न हो जाएगा लाइटिक में, यानी लाइसोजेनिक टर्न फेज टर्न टू द लाइटिक, और फौरन वो किस में आ जाएगा, फिर वो बैक्टीरिया में पूरा कंट्रोल कर लेगा और फिर से बॉडी के अपने सारे पार्ट बनाना शुरू कर देगा, और अब बैक्टीरिया को कुछ करने देगा, और एक साथ बिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया में ये काम होगा, क्योंकि सबके अंदर एक साथ एक्टिव हो रहा है, एक ही साथ लगा भी था। तो इस तरह फिर वो लाइसोजेनिक किस में चला जाता है, लाइटिक में। तो लाइटिक में सारा काम वैसा का वैसा ही होता है, और बेबीज फेजेस बनते हैं और इस तरह। लेकिन लाइसोजेनिक के अंदर जो बेबीज बनते हैं ये नॉन वायरुलेंट होते हैं। नॉन वायरुलेंट मतलब ये डिजीज काज नहीं करते, डिजीज काज नहीं करते, और सिर्फ बैक्टीरिया को ही पकड़ते हैं, बैक्टीरिया और डेथ भी नहीं करते। ठीक है, ये अच्छी बात है, वरना अगर बिलियंस ऑफ द वायरसेस ऐसे निकले तो वो बहुत ज्यादा इंफेक्शियस हो, अगर तो बहुत ज्यादा बीमारी फैला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात होती है। तो डिफरेंसेस क्या है, अब आपका जो होमवर्क बनता है वो होमवर्क सिर्फ ये बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। वैसे मैं अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, आपको डिटेल लिखवा भी दिया था बोर्ड पे, तकरीबन 7 से 10 डिफरेंस बनते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक के। तो आपका काम यही कि लाइसोजेनिक के डिफरेंसेस लिखना है, और डायग्राम को भी थोड़ा सा मरूज खातिर ले आएगा कि अगर किसी फेज की डायग्राम बना सकें किसी डिफरेंस की। बेटा हमारे पास अभी 1 मिनट से भी कम टाइम है, जो सवाल आपको करने हो व्हाट्सएप पे भी कर लीजिएगा, अभी करना जो किसी ने बताइए सर। जी बेटा दमन। सर ये लाइटिक फेज के अंदर जाता है, फिर ये वायरुलेंट क्यों नहीं होते इसके फेजेस? इसलिए कि लैम्डा वायरस से स्टार्ट होता है। लैम्डा वायरस इसके पास टेल फाइबर, यानी कि वायरस की कैटेगरी थोड़ी चेंज होती है, होता है फेज वायरस है लेकिन कैटेगरी चेंज होती है। ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी चेंज होती है इसके पास, इसलिए उसके पास इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए आता है।